हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 10 या रेस्ट टैग पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज की वीडियो लेकर आ चुके हैं वन शॉट इन चैप्टर, यानी एक ही वीडियो में एक चैप्टर खत्म। तो ये वीडियो हम बच्चों मैथ के शुरू से एंड तक आपको कराएंगे, जिसमें हम आज की वीडियो लेकर आ चुके हैं वास्तविक संख्या, यानी पहला चैप्टर। तो आज की वीडियो में हम पहला चैप्टर पूरा खत्म कर लेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा, वो भी फास्ट। तो चलिए टाइम व्यतीत ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे इस बुक के अंदर 1.1 और 1.4 एक्सरसाइज कट चुकी है, जिसमें से आपका एग्जाम का पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इस वाली एक्सरसाइज से। तो हमारी जो इस वाले चैप्टर में एक्सरसाइज बची हैं वो कौन कौन सी है, मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। कि एक तो बची है हमारे पास कि यानी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अभी आपको मैं समझाता हूं कि ये पढ़नी है हमें, अंक गणित की आधारभूत सिद्धांत। और उसके बाद एक और बची है हमारे पास, जो कि है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो ये बच्चों आपकी इस पहले चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज बची हैं, जिससे कि आपका पेपर इन्हीं एक्सरसाइज से बनेगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इन चैप्टरों के अंदर क्या पढ़ना है आपको, मैं आपको बता देता हूं। अंकगणित आधारभूत सिद्धांत का मतलब है कि आपको एचसीएफ एलसीएम सीखना है, और एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन जानना है क्या होता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण। इसका मतलब होता है कि आपको पता है कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, कि √2, √3, √5, यानी जिनका पूर्णतः वर्गमूल नहीं आता उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। हम जानते हैं, लेकिन हमें ये प्रूफ करना होता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो वो क्वेश्चन तो बच्चों 100% आता है, आपको भी पता है। तो ये 2 एक्सरसाइज आपको पढ़नी है केवल, जिसमें आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो यहां लिख देते हैं एचसीएफ, जिसे हम कहते हैं महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक नहीं, मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि महत्तम निकालना, और एलसीएम होता है लघुत्तम। तो अब बात ये, वो महत्तम पूर्णांक एक फलन होता है बच्चों, जो आप 11वीं क्लास में आ जाओगे तब उसको जानोगे। तो ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये सीखना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप कोई भी 2 संख्याएं लेंगे, 2 संख्याओं का अगर उस 2 संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर आपको देखना होगा उन संख्याओं में कि जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा, और जो कॉमन होने के बाद जो संख्याएं बची रह जाती हैं उन्हें को भी उतार लेना, हमारा एलसीएम कहलाता है। मैं आपको समझाता हूं यहां पर, क्योंकि जो हमें लिख के ज्यादा समझ में आता है। तो जैसे मैंने संख्या ली, एक ले ली 8, एक ले ली मैंने 20। तो मैं क्या करूंगा, इनका एचसीएफ निकालूंगा, इनका एचसीएफ पूछूंगा मैं आपसे। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ? सबसे पहले आपको इनके गुणनखंड करने आने चाहिए। ये तो छोटी सी संख्या है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं भी आएंगी तो उसके लिए हमें गुणनखंड करना होता है बेटा। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपको, तो अब उस एक्सरसाइज में आपको समझाएंगे, क्योंकि अभी मैं केवल इसका बेसिक समझा रहा हूं आपके लिए। तो 8 का गुणनखंड हम जानते हैं कि भैया 2 दूनी 4, दूनी 8। और उसके बाद 20 का हम गुणनखंड जानते हैं कि 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ जो कॉमन होगा, तो देखो 1 2 कॉमन है तो 1 2 उतार लेंगे, और उसके बाद 1 2 कॉमन है तो 1 और 2 उतार लेंगे, और उसके बाद आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा,
तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाइज करने पर ये आ जाएगा 4। तो ये तो हुआ बेटा आपका HCF। अब निकालेंगे LCM। तो भैया LCM समझ लो, जो कॉमन था वो तो लेना ही है आपको, ठीक है, और जो बचा रह गया दोनों संख्याओं में वो भी उतारेंगे। तो इसका मतलब उसमें 2 रह गया था ऊपर और नीचे रह गया था 5। तो मल्टीप्लाइज करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इस प्रकार इस HCF और LCM हम निकालते हैं। तो जैसा कि मैं आपको अब एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले और बता देता हूं आपको कि इन HCF और LCM में रिलेशन क्या होता है, जो कि हम जांच भी करते हैं उससे, वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो वो होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो ये संबंध आपको याद रखना होगा, जिससे कि आपको यहां से पता चल जाता है कि आपने जो HCF LCM निकाले हैं वो सही हैं गलत हैं। तो मैं इन्हीं को आपको चेक करके दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें पता दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो 8 है और एक 20 है। तो इनकी करेंगे मल्टीप्लाइज और बराबर HCF आपका आया था 4 और LCM आपका आया था 40। तो मल्टीप्लाइज करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी ये हुआ 160। इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये भी हुआ 160। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड अगर बराबर आ जाएं तो आपने HCF LCM की जांच कर लिया कि हमने जो HCF LCM निकाले थे वो एकदम सही हैं। तो ऐसे निकालते हैं बेटा। चलो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर देता हूं। तो बेटा आ जाते हैं हम अपनी 1.1 पर नई बुक में, और पुरानी बुक में है आपकी 1.2 प्रश्नावली। तो बच्चों इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बेटा मैं आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज में यानी इस चैप्टर को पढ़ाते समय मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो वो ऑब्जेक्टिव कहां से बनेंगे मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इसे एक्सरसाइज को पढ़ लेते हैं। तो इसमें बोला था कि आपको जो संख्याएं दे रखी हैं 1 से 5 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पांचों के गुणनखंड करने हैं आपको केवल। तो उनको लिख देना अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं मैं भी आपको बताता हूं। तो पहला क्वेश्चन लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, सभी बच्चों के पास बुक होती है। तो 140 के गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 140 के गुणनखंड हम देखते हैं लास्ट वाला डिजिट। तो लास्ट वाला डिजिट मतलब सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो सम संख्या से ही काटते हैं, विषम होता है तो विषम संख्या से ही काटते हैं, आप जानते होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से काटेंगे कि 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे कि 2 तिया 6 यानी 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। यहां से 1 बचा था तो उसके आगे लग जाता है तो 10 हो जाता है। ये कटेगा 5 से, लास्ट वाला डिजिट अगर 5 है तो 5 से ही कट जाएगा डायरेक्ट। तो 5 सत्ते 35 और ये एक अभाज्य संख्या है जो कि ये 7 से ही कटेगी कि 7 एकन 7। तो बेटा इसके गुणनखंड आएंगे हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसने बोला था अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, तो यानी 2 की पावर, ये देख लो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा तो 2 की पावर 2 कर देंगे। 5 केवल 1 बार आ रहा तो ऐसे रहेंगे, और 7 भी 1 बार आ रहा तो ऐसे रखेंगे। तो ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड, सिंपल। अब इस प्रकार मैं आपको होमवर्क देता हूं। सेकंड क्वेश्चन 156 को आपको इसी प्रकार गुणनखंड करने हैं। अब मैं आता हूं तीसरे क्वेश्चन पर जो कि 38-25 के गुणनखंड करने हैं। तो ये थोड़ा सा हार्ड है,
काटने में तो तुम्हें परेशानी आएगी, जो सिंपल है उसी के लिए मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है इसका लास्ट वाला डिजिट देखना, लास्ट वाला डिजिट आपको पता है कि 5 है तो 5 से काट दो। तो भैया 5 सत्ते 35, 3 बचे 32 हो गए, 5 छिंग 30 और 2 बचे 25 हो गया, पचम 25। फिर 5 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 एकन 5, 2 बचे यहाँ से 26 हो गया और पचम 25, फिर से 1 बचा 15 हो गया, तो 5 दिया 15। अब ये आपका किससे कटेगा? 3 से कटेगा जी, क्योंकि 3 पंजे 15 है, 3 एकन 3। और आपको पता है ये फिर से 3 से कट जाएगा क्योंकि 17 × 3 51 होते हैं। इतना तो आपसे जानते होंगे कि भैया अब आगे 17, तो 17 एक अभाज्य संख्या होती है। अच्छा, अभाज्य संख्या कैसे पहचानते हैं आपको पता है? अभाज्य संख्या होती है जो वह संख्या जो केवल 2 ही अंकों से कटे, यानी स्वयं से और 1 से, तो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यहीं से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है या सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, मैं आपको एंड में सभी क्वेश्चन ऐसे करा दूंगा कि आपका बहुविकल्पीय भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो 17 एकन 17, इसके गुणनखंड लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो कि 5 की पावर यानी 2, 3 की पावर भी 2 और 17 केवल एक बार है, तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2 और ये 17। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर, जो कि है 5005। तो ये 5005 शायद मेरे हिसाब से आप काट सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि 5 से कट रहा है। आपके लिए होमवर्क है एक क्वेश्चन, तो आप फिर से आपको करना है। अब मैं लास्ट वाला कराता हूं, 5वां। तो 5वां कौन सा है कि 5वां है आपका 74 29। 74 29, तो 74 29 भैया देखते हैं कि किससे कटेगा। हमें पता है लास्ट वाला डिजिट हमारा विषम है, तो विषम अंक से ही काटेंगे। पहले विषम अंक हमारा 1 होता है, लेकिन 1 से हम कभी नहीं काटते हैं, क्योंकि 1 से तो बेटा सभी संख्याएं कट जाती हैं। तो पहले 3 से काट के देखेंगे। 3 से काटा तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6 यानी 1 बचा, 1 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचे 22 हो गया और 3 सत्ते 21 और भैया 1 बचा 19 में जाएगा नहीं, हमें पता है। अब उसके बाद 5 से बिल्कुल मत काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि लास्ट वाला डिजिट अगर 5 होगा तभी 5 से कटेगा। उसके बाद विषम संख्या आती है 7, तो 7 से काट के देख लेते हैं, कट जाता तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो 7 एकन 7 और ये 7 छिंग 42, ठीक है, यानी उसके बाद 9 आ गया, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद फिर किससे कटेगा? बड़ी परेशानी। फिर 11 से काट के देखें, 9 से काट के देखें, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से काट के देखेंगे, 11 से भी नहीं कटेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 11 से कट जाएगा तो 11 पंजे 55, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 हुआ और हासिल हमारा बच्चा बेटा 8 82 हो गया, 11 सत्ते 77 और भैया 11 से तो नहीं कटने वाला। अब आ जाते हैं 13 पर। तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 के बाद हासिल बचा यहाँ से आपका कि 9 और ये हो गया 92, 13 सत्ते 91, 1 बचा 19 में, 13 का पहाड़ा नहीं जाएगा। देख रहे हो, इसी वजह से मैं आपको वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हार्ड है, जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे। फिर आते हैं 15 पे, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि 15 से तो भैया आपको पता है कि लास्ट वाला डिजिट 5 होने चाहिए। अब आ जाते हैं 17 पर। तो 17 के पहाड़ी से ये जरूर कट सकता है, तो कि 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौका 68, यानी 17 से ये कट गया, 17 चौका 68। कितने बचे यहाँ से? यहाँ से बचे आपके 6 और 6 और ये हो गया 62 और 17 × 51, 17 × 51, क्योंकि 17 चौका 68 ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ से 51 के बाद 62 में तो 51 घटाना, कितने बचे कि 9 2 11, तो 119 हो गया। 11 हासिल था और ये 9 हमारे पीछे था, तो यानी 119। और 17 सत्ते कितने होते हैं? 17 सत्ते 119 होते हैं, तो यानी 17 सत्ते 119। इस प्रकार ये 17 से कट गया।
अब हम देखते हैं फिर से लास्ट वाला डिजिट जो है वो कैसा है, विषम है। विषम है तो फिर पहले की तरह ही जैसे हमने ये सोचा था वैसे ही काटेंगे। तो दो एक से तो काटना ही नहीं है, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये जाकर कटेगा सीधा 19 से, 17 से भी नहीं कटने वाला। तो मैं क्या करूँ 19 से काटूंगा डायरेक्ट। तो टाइम व्यतीत ना करते हुए 19 से काटते हैं। तो 19 एक 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 बचे 57 हो गया, और 19 ती होते हैं 57। आया समझ में, कट गया। और 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 एक 23, 23 से ही कटेगा। तो इस प्रकार इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है जो कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में था। अब आता है दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना। प्रश्न नंबर 2 है कि उन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना और उनकी जांच भी करना। तो ये तो मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखा दिया है। मैं जो बड़ी संख्या है उनका एचसीएफ एक बार सिखा देता हूं, उनकी जांच भी करके दिखा देता हूं। हालांकि आपको मैंने बता ही रखा है, आप चाहो जो बच्चे इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालना जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो हम थोड़ा इधर उधर टाइम व्यतीत ना करते हुए सीधा किताबों पर लग जाओ, क्योंकि भैया ये समय दोबारा नहीं आता है। तो प्रश्न नंबर 2, तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम, या जांच भी करनी है। तो 26 और 91 का आप स्वयं करना क्योंकि ये सरल है। मैं आपको 510 और 92 वाला करा के दिखा देता हूं। तो भैया सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड की 510 एंड और कितना है 92, इनका हमें निकालना एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है। तो भैया हम जानते हैं कि 510 के गुणनखंड अभी अभी पिछले क्वेश्चन में सीखे हैं, तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी कर देते हैं। चाहो तो जब भी लास्ट वाला डिजिट अगर 0 आ रहा है ना तो 2 से भी काट सकते हैं हम, 5 से भी काट सकते हैं, दोनों से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे जिससे कि हमारा जल्दी ये कट जाएगा। तो 5 एकन 5, फिर भैया 5 एकन 5, फिर 5 दूनी 10, लेकिन उससे पहले ना जाने की 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा था। 5 दूनी 10, अब 2 से कटेगा क्योंकि भैया 2 है पीछे, तो 2 पंजे 10, 2 एकन 2। अब ये 17 से कटेगा क्योंकि आपको पता है कि 17 × 51 होता है, 3 एकन 3। इस प्रकार इस 510 के यहाँ लिख देते हैं कि 510 के गुणनखंड हैगे कि 5 गुणा 2 गुणा 17 गुणा 3, और उसके बाद 92 के करते हैं। तो 92 भैया कुछ इस प्रकार आ जाते हैं कि 2 चौक 8 और 2 चौक 8, एक बचा, 2 छिक्के 12, फिर 2 से, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से ही कटेगा, आपको पता है क्योंकि अभाज्य संख्या होती है बेटा ये। तो 92 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 23। तो इस प्रकार हम एचसीएफ बता सकते हैं। चलो नीचे लिख देते हैं, बहुत तेजी से। एचसीएफ हम बता सकते हैं कि भैया जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, इसके अलावा कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा नहीं जी। तो इस प्रकार 2 हुआ इसका मतलब इस क्वेश्चन का एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो कॉमन था वो तो आएगा ही, और जो बचा रह जाते हैं दोनों में वो भी उतार लेंगे। तो ऊपर बचा रहा 5 और 17 और भैया 3, और नीचे बचा रह गया हमारे पास 2 गुणा 2 23 उसके बाद। इस प्रकार ये बचा। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाइज कर लेते हैं। 2 पंजे 10, 10 तिया 30 और 30 दूनी 60, 60 की गुणा करनी है 17 में और 23 में। तो 60 की गुणा 17 में, उसके बाद फिर 23 में भी करनी है। तो 17 में कर लेते हैं पहले। तो 17 0 0 और 17 सत्ते कितने होते हैं, चलो बेटा 6 की कर लो, ऐसा करो 0 तो है ही है, थोड़ा दिमाग लगाओ।
60 की नहीं करनी है आपको, जी 6 की कर दो। तो गुणा सभी से बच्चों पे आती होंगी, 6 सत्ते 42 का 2 और 6 एकन 6 और 4 10, तो यानी 17 छिक्के 102। उसके बाद आपको पता है कि 60 की करेंगे तो 0 हो जाएगी बस। अब उसके बाद किस में रहेगी, 23 में और करनी है आपको। तो 23 में मल्टीप्लाई और करो कि भैया 3 0 0 3 दूनी 6 3 0 0 3 एकन 3 2 0 0 2 दूनी 4 2 0 0 2 एकन 2 0 6 4 3 2। इस प्रकार ये 23,460 आया, 23,460। तो ये हुआ एलसीएम। अच्छा, उसने फिर बोला था इसकी जांच भी करनी है। जांच का मतलब मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था जब मैंने समझाया था आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहां लिख देंगे दो संख्याओं का गुणनफल। अगर बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। जितना आप अपने दोस्तों के पास शेयर करोगे हम में उतना ही जोश आएगा और आपको हर बार अच्छा करने की ही कोशिश करेंगे। तो यही मैंने आपको पहले बताया था और फिर से भी लिख भी दिया है। तो दो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी थी, 510 थी और उसके बाद 92 थी। उसके बाद एचसीएफ हमारे पास आया था 2 और इंटू एलसीएम हमारे पास आया था 23,460। तो अगर अब 92 की गुणा करेंगे 0 में तो पहले तो 0 हो गया और 92 की 51 में गुणा करेंगे तो बेटा ये हो जाता है आपका, एक बार इधर की साइड की कर लेते हैं तो 2 0 0, क्योंकि लास्ट वाला भी को यहाँ से पता चल गया कि भैया 0 आ रहा तो सही आने वाला है। तो 2 छिक्के 12 का 2, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6 और उसके बाद 2 दूनी 4। इसके बाद अगर 92 की 51 में गुणा करेंगे तो बेटा ये आएगा 4092। आप घर बैठकर कॉपी पर कर सकते हो। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हुआ ये आंसर। अच्छा जी, प्रश्न नंबर 2 में अब ये तीसरा आया है 336 और 54 के, 336 और 54 के भी एचसीएफ एलसीएम निकालो। इसी प्रकार सेम टू सेम प्रोसेस है तो आप स्वयं कर सकते हो। मैं तो आपको रिवीजन करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में अगर आप एग्जाम में बैठे हो और वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपने वो कभी देखा ही ना होगा। तो मैं क्या करूंगा कि सभी पूरी बुक का प्रत्येक क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा दूंगा, यानी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि बाहर जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 भी कुछ सेम टू सेम ऐसा ही है। उसमें क्या करा गया है कि अभी आपने दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा है, अब आपको 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्रश्न नंबर 3 उतार लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में 12 15 21, तो मैं क्या करूं 12 15 21 का मैं आपको पहले क्वेश्चन का करके दिखा देता हूं। बाकी के 2 सवाल सेम टू सेम हैं और इससे भी सरल हैं। तो भैया 12 और 15 और 21 इनके निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है और उसके बाद एलसीएम भी निकालना है और आपको इस क्वेश्चन में जांच कोई नहीं करनी है। तो भैया 12 के फैक्टर आप जानते हैं कि 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ये ऐसे कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब 15 के कि 5 तिया 15, 21 के कि 7 तिया 21। बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल तो हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि भैया ऐसे ही होता है इसमें। तो एचसीएफ आपको पता है कि भैया जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। ये इसमें 2 सॉरी इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 ही हुआ हमारा इसका एचसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की। जो कॉमन था वो तो लिया ही जाएगा। अब जो बचा रह गया वो भी उतार लेते हैं। 2 बचा रह गया ऊपर और 1 और 2, नीचे बचा रह गया 5 और नीचे बचा रह गया 7। तो भैया इनका हो गया 5 दूनी 10 और 10 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 की गुणा करेंगे 7 में तो 420।
इस प्रकार ये एचसीएफ और एलसीएम आ जाते हैं। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, चाहो तो आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो इसी प्रकार। सेकंड क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। चलो आपको मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में जरूर दूंगा, जिससे कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने जो सीखा है उससे फायदा कुछ हुआ है कि नहीं, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ये ध्यान रखना। एलसीएम तो भैया 17 तो एक अभाज्य संख्या होती है, ये तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हो तुम कि 17 एकन 17 है, केवल 17 से ही कटेगी। और 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 23 भी 1 से ही कटेगी। अच्छा, आती है 92 की, तो 92 होते हैं कि 23 यानी 23 दूनी 46 होते हैं। आप जानते हैं 23 दूनी 46, क्योंकि अभी ये पिछले भी क्वेश्चन में भी आया था, जिससे कि हमने ये गिरा यहाँ पर 92। तो 92 के क्या होता है 23 दूनी 46, 46 दूनी 92। तो अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो भैया इसमें तो कोई तीनों में ऐसी संख्या नहीं है जो कि सेम टू सेम हो, तो जो कि कुछ भी नहीं होता तो एक कॉमन माना जाता है, क्योंकि एक तो सब में ही होता है जी। इस प्रकार एचसीएफ आ गया इसका 1। अच्छा, ध्यान रखना, यहीं से आपको एक चीज पता चलेगी, क्या? अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो कि आप अपरिमेय संख्याओं में सीखोगे। तो यहीं सीख लो, जिससे कि आपको वहां पर समझ में तुरंत आ जाएगा। सहभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ निकालें तो 1 के बराबर आए। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालें अगर 1 के बराबर आता है तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर 1 के बराबर नहीं आया तो वो सहभाज्य नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपको, जिससे कि आपको अपरिमेय संख्याएं में ये क्वेश्चन आएगा तो वहां समझ में आ जाएगा। चलिए जी, चलते हैं हम। अब प्रश्न नंबर 3 हमारा खत्म हो चुका है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 भी बहुत ही आसान है, यही हो जाएगा कम ही जगह में हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो किस किस का, कि 306, 657। और भैया अच्छा, इसका एचसीएफ दे रखा है, 9 दिया है, और एलसीएम आपसे इसने पूछा है इन्हीं संख्याओं का। अब आपको दिमाग लगाना है और दौड़ाना है। कैसे? कि भैया अगर हम इन्हीं की तरह इनको एचसीएफ, मान लो एलसीएम निकालना है, तो इसने एचसीएफ दिया ही क्यों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हमें इस प्रकार एलसीएम निकालना है तो भैया एचसीएफ दिया ही क्यों, तो उसने भी एचसीएफ दिया है तो कुछ आपके लिए मदद की है, तो आपको उसी से निकालना है जिसके लिए आपको ये क्वेश्चन बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? इस फॉर्मूले पर। तो ये फॉर्मूला जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं की करेंगे गुणा, दो संख्याओं की गुणा, तो 657। ठीक है जी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ आपको 9 दिया है, एलसीएम आपसे इसने पूछा है। लो जी, हो गया काम। एलसीएम निकालना है तो ये 9 यानी एलसीएम का ये 9 गुणांक है, तो ये जाएगा दूसरी तरफ भाग में। तो 306 गुणा 657/9 बराबर एलसीएम। 9 से ये कट जाएगा कि 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौक 36। इस प्रकार ये एलसीएम बराबर आ जाता है 34 गुणा 657। इसकी मल्टीप्लाइज आप जानते होंगे, शायद ये लगभग आता है 22,000, शायद याद तो नहीं है, चलो मल्टीप्लाइज कर ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही है कई बार, शायद 22,338 ही बैठता है, यहाँ तक मेरे को लग रहा है। तो आप मल्टीप्लाइज कर सकते हैं, छोटी सी है तो ये बैठेगा 22,338। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। परफेक्ट यही आएगा, ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा याद हो जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर भी याद हो जाते हैं, क्योंकि हम कई बार इसे निकाल चुके होते हैं, कई बार आपको पढ़ा चुके होते हैं, तो जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। आप भी इसको 2-3 बार निकालोगे तो आपको ये इस क्वेश्चन के आंसर भी याद हो जाएगा, इसमें कोई परफेक्ट वाली बात नहीं है। चलिए जी, फिर इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक और कम समय में हो जाएगा, छोटा क्वेश्चन है। जब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं। और बेटा हमारी ध्यान रखना, हमारी चैनल पर यानी हमारे चैनल पर 3 क्वेश्चन का डोज पर डे चल रहा है, उसको भी देखना ना भूलें। उसमें केवल आपको प्रत्येक चैप्टर से 3 ही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, और जो कि आपके इस एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, तो उसे भी देखें जरूर। ये तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने पूरी साल मेहनत नहीं की है, ये पूरी साल मैथ नहीं पढ़ा है, तो वो आज की वीडियो देख लेना, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्योंकि एक ही वीडियो में आपको एक चैप्टर मिल रहा है, तो समझ लो 12 चैप्टर हैं आपके, तो 12 दिन में ही आपकी वीडियो या पूरा मैथ आपका ख़त्म हो जाएगा, मात्र 12 दिन के अंदर ही। तो 20 दिन आपको बचे हैं, आपको भी पता है। वैसे तो हमारा मैथ का पेपर 27 तारीख को है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हिंदी का पेपर आ जाता है नज़दीक में, तो हम 3-4 दिन पहले ही मैथ के बारे में नहीं सोचते हैं, या फिर किसी और के सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं बेटा, पता नहीं चलता है। तो ये 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि 6 की पावर n एक कोई भी संख्या है, और जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानते होंगे आप कि 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो ये इसका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि कुछ बच्चों को ना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या। तो इस वजह से पहले इसको समझना है, फील करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में आप जो तुम्हारे मन में आए वो लिख देना, वो एकदम सही होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि यदि 6 n की जगह हम अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें, 1 रखें या 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें या 5 रखें, कितनी भी रख लो, तो ये जो इसका विस्तार आएगा 6, इसका आएगा 36, इसका आएगा 216, तो लगभग इसका जो विस्तार चलता जाता है, वो पूछ रहा है कि इसका लास्ट वाला डिजिट जो है, इसका लास्ट वाला डिजिट जो है वो कभी 0 पर समाप्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा हमें पता है कि लास्ट वाला डिजिट 0 पर समाप्त होता कब है, कौन सी संख्या का होता है? जब होता है जब हमारे पास 5 और 2 का गुणनखंड हो। क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाइज करें तो 5 दूनी होता है 10। समझे कुछ? तो यानी 5 के गुणा चाहे भले ही कितने में कर लो, यानी मान लो अगर हम 5 के गुणा 4 में करेंगे तब भी देखो 20 हुआ। तो ऐसी संख्याएं हमें तभी प्राप्त हो सकती हैं जब आपके पास 5 और 2 का गुणनखंड हो। हमारे पास देखो 6 की पावर n का जो गुणनखंड है वो क्या है कि 3 दूनी 6, इसी प्रकार तोड़ सकते हैं। और इसको हम अलग अलग करेंगे तो 3 की पावर n और इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है बेटा कि यहाँ पर ये 3 नहीं होता, अगर 5 होता तो 100% एक ऐसी संख्या होती जो अंक हमारा 0 पर समाप्त होता। तो यहाँ लिख देंगे कि 6 की पावर n में गुणनखंड 3 की पावर n और 2 की पावर n है ये इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का हो जाता है ये आंसर। चलिए जी, चलो चलते हैं, कहाँ चलते हैं? प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और ये अगली संख्या भी की इसी प्रकार, तो ये भाज्य संख्या है, पर क्यों? हाँ जी बोल रहा है वो है, हमें भी पता है, लेकिन बात ये क्यों है, तो मैं ये समझा देता हूँ क्यों है। तो प्रश्न नंबर 6 7 गुणा 11 गुणा 13,
सबसे पहले तो बात यह है कि ये संख्याएं, भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। मान लो क्वेश्चन आप करने लगे, आपको पता नहीं है कि संख्याएं भाज्य होती कौन सी है, तो क्या ढूंढोगे इसमें। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाज्य किसे कहते हैं। मतलब भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से कट जाए वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे बताया आपको, 2 नहीं होगी क्योंकि 2 से ही करते हैं, 1 से करती है तो वो अभाज्य है। अच्छा डायरेक्ट बता दूं कौन सी होगी, 4 जो है 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये 2 से अधिक अंकों से कट रही है। तो 4 हुई, 6 हुई, 8 हुई, 10 हुई, 12 हुई, 9 भी हुई, 9 को तो भूल ही गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारी भाज्य संख्या होती है। तो अगर ये 2 से अधिक अंक रखता है, अपने पास गुणनखंड रखता है, तो ये भाज्य कह देंगे हम। देखो 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, 13 कॉमन लिया तो भैया यही संख्या है कि अब कुछ छूट गया, हाँ जी यही है। 13 हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद बचा इसमें 7 गुणा 11 और यहाँ से 1 बचा। समझ में आया, क्योंकि 13 कॉमन लेना यानी भाग करना संख्याओं में। ये एक संख्या है, दूसरी ये है, तो भैया 13 गुणा इसकी गुणा करेंगे तो 11 7 77 हुआ प्लस 1, तो 13 गुणा इनको जोड़ेंगे तो ये 78 हुआ। अगर इसमें मैं 1 की मल्टीप्लाइज कर दूं तो कोई फर्क पड़ रहा है नहीं जी, क्योंकि 1 से कुछ नहीं होने का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, तो इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। ये लिख देना, यह 2 से अधिक गुणनखंड रखता है। अच्छा एक और तो संख्या रहेगी हमारी, उसे भी लिख लेते हैं, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, सेम टू सेम है, उसको भी इसी प्रकार। तो मैं क्या करता हूँ, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो देखो यहाँ से 5 कॉमन है, गिरी तो 5 कॉमन लिया, यहाँ से बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और सॉरी अभी तो प्लस 1 तो रह ही गया, ठीक है ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हमने 5 कॉमन लिया था। तो 5 गुणा इसकी मल्टीप्लाइज करेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 1001। शायद आप मल्टीप्लाइज करके देख भी सकते हो, 1001, और इसमें 1 हमें ऐड करना है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं कि 4 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 छिक्के कितने हुए, नहीं कम बैठेगा शायद, एक बार देख लो जल्दी फटाफट कि 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 24 छिक्के कितने हुए, कम बैठेगा बेटा 24 छिक्के, कुछ रह तो नहीं गया इसमें संख्या में। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो 6 चौक 24 का 4 और 6 दूनी 8 8 और 2 10, 104 तो ये हुआ। 7 के रोड मल्टीप्लाई कर ले, 7 चौक 28 का 8 और 7 1 7 और के सॉरी 28 हुआ ना, तो 28 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, और 7 1 7, तो ये हुआ 728। ऐसे कैसे हो गया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 5 कॉमन लिया तो 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, तो 7 6 42 या 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 छिक्के इतना हुआ। मल्टीप्लाई सही करिए क्या, 6 चौक 24 का 4 6 दूनी 8, सही है। 6 दूनी देख रहे हो, 6 दूनी 8 6 दूनी 12 और 12 और 2 14, बहुत ही अच्छे। मल्टीप्लाइज भी नहीं करनी आ रही। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 चौक 28 28 और 2 28 और 2 30 हासिल 3 और 7 1 7 और 3 10, हाँ 1008 अब आया, क्योंकि मेरे को लगा भी था कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार करे हैं तो ऐसा आंसर तो नहीं आ रहा था। तो 5 गुणा जितना हो उसके बेटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन करने की, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार क्वेश्चन करेंगे आप तो सबसे इसके फायदा मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर तो जो आंसर आएगा वो हमें पता पड़ जाता है कि
ये गलत है या सही है, वहीं पता चल जाता तुरंत। और दूसरा फायदा ये है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को कर देंगे, यानी कम ही समय में पूरा पेपर को सॉल्व करके आ जाओगे घर पे। ये फायदा होते हैं बेटा। और इसमें अगर हम एक की मल्टीप्लाई करें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ही 2 से अधिक गुणनखंड रखता है, तो ये इसीलिए एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार हुआ ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है किसी एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, देख लेते हैं बेटा क्या वीडियो चल रही है कि नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो। हाँ जी बिल्कुल चल रही है। तो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो दिशा चलते हैं तो कितने समय बाद वो एक ही स्थान में मिलेंगे, यानी एक ही दिशा में चल रहा है बेटा। तो ध्यान रखो, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ पहले आपको कहना क्या चाह रहा है। एक है सोनिया, हाँ जी बहुत बढ़िया सोनिया है, तो आधे बच्चे तो भैया खुश ही होंगे यहीं पर। और एक है रवि, अब नाराज रह गए होंगे लड़के, अब लड़कियां खुश हो गई होंगी। ठीक है, तो बेटा ये कह रहा है सोनिया, सोनिया जो है एक चक्कर, यानी एक चक्कर वो कितने मिनट में लगा लेता है, 12 मिनट में लगा लेता है। कौन लगा रहा है, सोनिया की बात चल रही है, लगा रहा है, क्या बात कर रहे हो। यानी अभी सोनिया की बात करें तो वो लगाएगी चक्कर, ना कि लगाएगा। तो यानी एक चक्कर जो है वो कौन, सोनिया 18 मिनट में लगाता है। पहले नंबर तो ये लगाता बहुत हो रहा भाई, लड़कों से ज़्यादा प्यार हो रहा आजकल है। तो देखो यहाँ लिख ही देते हैं हम कि सोनिया एक चक्कर लगाती है। अब तो ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत खुश हो रहे हैं। कितने मिनट में, 18 मिनट में लगाती है। और रवि, समझना बेटा, रवि एक चक्कर वो कितने में लगाता है, कि वो लगाता है 12 मिनट में। तो वो पूछ रहा है कि पुनः वो कितनी मिनट पर मिलेंगे। तो समझना बेटा, सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट किया, यहां से भागना स्टार्ट किया तो, और रवि भी इसी पर भाग रहा है, इसी के स्थान से भाग रहा है, तो वो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि 12 मिनट में जब रवि एक चक्कर लगा चुका होगा तो सोनिया कुछ लगभग यहाँ घूम रही होंगी बेचारी पीछे। ओके, लड़की होती है भैया, लड़का होता है, लड़का, हाँ जी समझ गए होंगे। तो भैया अब जब सोनिया ने 18 मिनट में एक चक्कर लगा ही लिया, तो लेकिन रवि तो भाई साहब यहाँ घूम रहे होंगे कहीं आगे, क्योंकि वो तो दूसरे चक्कर की तैयारी हो रही होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि रवि जो 24 मिनट में दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, समझना, फील करना क्वेश्चन को। रवि जो 24 मिनट में दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, लेकिन सोनिया जो 18 मिनट होने के बाद 24 में समथिंग कुछ यहीं पर घूम रही होंगी, दूसरा चक्कर लगाने में कुछ पीछे ही रह रही होंगी। लेकिन जब रवि ने 36 मिनट में तीसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया, तो भैया सोनिया दूसरा चक्कर घूमत पूरा जोर लगाकर उसने 36 मिनट में तो केवल 2 ही चक्कर लगाए, मिल गए वो एक ही जगह। 18 यानी 36 मिनट पे समझो, जब 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है सोनिया, तो 36 मिनट में क्या चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर। लेकिन रवि तब तक कितने चक्कर लगा लेगा, 3। तो 36वीं मिनट में वो मिल गए, हाँ जी मिल गए। तो इस प्रकार रवि और सोनिया एक जगह 36 मिनट में मिल जाते हैं। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, 18 और 12 का आपको ले लेना है एलसीएम, कुछ नहीं करना है। तो करो भैया, 18 के 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये भी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया कि इसमें जे कॉमन है तो जे कॉमन ले लो, क्या घबरा रही हो, और इसमें जे कॉमन है तो जे भी कॉमन ले लो, ये तो ठीक है। अब जो बचा रह गया वो भी उतार लेते हैं, तो ऊपर 3 बचा रह गया और नीचे 2 बचा रह गया। इस प्रकार ये मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये 2 तिया 6, 6 तिया 18 दूनी 36। तो 36 मिनट में
ये मिल जाएंगे दोबारा एक ही स्थान पर। तो बेटा हमने प्रश्नावली 1.1 नई बुक के अनुसार खत्म कर दी है। अब चलते हैं, बच्चों मत घबराना किस बात से कि कुछ बच्चे अभी भी ये सोच रहे होंगे कि जो ये मतलब जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे, क्या पुरानी बुक से आएंगे या नई बुक से आएंगे। बेटा ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आएगा वो नई बुक के अनुसार ही आएगा। अगर गलती से भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो आपको क्वेश्चन चेंज करा दिया जाएगा, क्योंकि जो एक बार नई किताब छप गई वो छप गई। तो ये ध्यान रखना, पुराने क्वेश्चनों पर ध्यान मत देना। अब तक आपने दिया है तो ध्यान, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मत देना, टाइम व्यतीत मत करना। क्यों? क्योंकि भैया वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं जिससे जो कि आपके एग्जाम में आएगा नहीं और टाइम भी व्यतीत कर देंगे। और जो हमसे आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन वो भी उसको भी नहीं होने देंगे वो, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर चलते हैं, इसे मिटोड़ते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं प्रश्नावली अगली पर, यानी 1.2 पर। तो बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है बेटा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। उसमें से 100% इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन अगली एक्सरसाइज में से आपका 6 नंबर का या 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन बनता है, उसको विशेषकर ध्यान रखना है, ढंग से पढ़ना है, छोड़ के कहीं मत जाना, क्योंकि बात तो अभी आगे बाकी है। क्योंकि यहाँ से नंबर बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 2 या 3 में, लेकिन वहाँ से तो सीधा सीधा 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है एक ही क्वेश्चन। वो तो आउट ऑफ सिलेबस होता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं मतलब आउट होता है ये क्वेश्चन तो इसके आगे वाला। अच्छा ये भी मीटर क्या मिट जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ब्लैक हो गया होगा बोर्ड। चलिए, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसमें प्रश्नावली में 1.3 में सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या होती हैं। एक बार बच्चों देख लेते हैं, कहीं कार्ड हमारा फुल तो नहीं हुआ, सही चल रहा है। हाँ जी चलो बढ़िया चल रहा है। तो अब बात यह है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये सिद्ध करके आपको बताना है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। तो यहां लिख भी देता हूं मैं एक बार, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया ये ध्यान रखना, इसको सिद्ध करके बताना है। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं, थोड़ा इंक भी इसमें कम हो गया है, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब तक वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, दिखा दो हम भी कुछ करके जाएंगे। कहाँ पर? एग्ज़ाम पर। और कहाँ जाओगे बेटा? एग्ज़ाम में जाओगे। तो लला चलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है कि √5 एक परमेय संख्या है। अभी ऐसा क्यों? हमें पता है बेटा कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे जस्ट कि एक परमेय संख्या है। तो मान लो भैया, मैथ में तो अब तक मानते आए हैं, तो माना √5 एक परमेय संख्या है। जब हमने इसको परमेय संख्या मान ही लिया है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल जी। तो हम क्या करेंगे, √5 को P/Q के रूप में लिख दो। लेकिन जहां ये विशेष कर ध्यान रखना कि P और Q जो संख्या हैं वो आपकी सह अभाज्य संख्या है, जो कि आपको मैंने पिछले ही क्वेश्चन में समझाया था कि सहअभाज्य आने वाली हैं, उसके लिए समझ लो क्या होती हैं कि जिनका HCF निकालेंगे, P और Q दो संख्याओं का HCF निकालेंगे ना तो वो 1 आएगा।
ऐसी संख्या ली है हमने, ऐसा माना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे अब एक रखेंगे, चलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर कहाँ से हो जाएगा कि पी एकन पी, और ये हो जाएगा क्यू रूट 5, ये बोल सकते हैं रूट 5 क्यू। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर कर देंगे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए, तो लिख दो दोनों और स्क्वायर यानी वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर, यानी रूट हट जाता है वर्ग करने पर, बेटा ध्यान रखना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि पी स्क्वायर का मान वो 5 है, तो 5 यानी पी स्क्वायर के मान में 5 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ बात लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है और मैंने आपको ये बेसिक में भी समझा दिया है। आप चाहो तो जब मैंने आपको बेसिक यानी पहला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो बेटा पी भी 5 से विभाजित होगी। ऐसा क्यों? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बताएंगे आपको द्वारा भी, इसीलिए ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि मैंने कहा पी स्क्वायर का मान लो 25 है, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, आप जानते हो बिल्कुल जी। लेकिन p का मान निकालूं तो 5 आएगा, तो इसके मान में भी 5 भाग जा रहा है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, ऐसा आप रट लो और चाहो तो, और क्या कर सकते हैं। तो यह बात दोनों लाइन लिख लो। उसके बाद जब हमने लिख दिया कि p भी 5 से विभाजित है, तो मैं अब कह सकता हूं कि p बराबर 5r, r कह दो, k कह दो, l कह दो, m कह दो, जो भी आपके मन में आए वो लिख सकते हो। अब यहां से हमें ये जो नीचे वाली लाइन जो लेके आए ना, इसको हमने लिख दिया, जो हमने यहां से देखो समझो, ये लाइन से ये लाइन मिली और ये लाइन से हमें ये लाइन मिली और इस लाइन को हमने ये लिख दिया, बस ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर फिर से कर देंगे स्क्वायर यानी वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा 25r स्क्वायर। लेकिन हम समीकरण नंबर फर्स्ट से देख पा रहे हैं क्या कि पी स्क्वायर का मान तो 5 क्यू स्क्वायर है, और यहां पर रख दो फिर, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर की जगह हम 5 क्यू स्क्वायर रख सकते हैं, तो यहां रख दो कि 5 क्यू स्क्वायर किसकी जगह रखा है, इस पी स्क्वायर की जगह, तो बराबर 25r स्क्वायर। 5 से ये कट जाता है 5 टाइम्स, तो ये हो जाता क्यू स्क्वायर बराबर कि 5r स्क्वायर। सेम टू सेम कहानी, देखो जैसे पी स्क्वायर की कहानी थी वैसे ही क्यू स्क्वायर की कहानी है। तो मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी। हाँ जी बहुत बढ़िया। तो भैया अब बात ये बात तुमने लिख दी है तो फील करो, लिख तो दे, ये लिखते जा रहे हैं और हम, लेकिन बात कर फील करो ये क्या लिख दिया आपने। इसका मतलब P भी 5 से विभाजित थी और Q भी 5 से विभाजित है। अब बेटा अगर दो संख्याएं एक ही संख्या से विभाजित हो ना, तो कभी भी उसका HCF निकाल के देखना 1 के बराबर नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात को। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, पी और क्यू 5 से विभाजित है। यदि P और Q 5 से विभाजित है तो लिख देंगे HCF या तो HCF नॉट इक्वल टू 1, HCF नॉट इक्वल टू 1 भैया। तो जब भी HCF नॉट इक्वल टू 1 आ जाए तो लिख देंगे अतः विरोधाभास प्रकट होता है, अतः विरोधाभास प्रकट होता है, इसीलिए कह देंगे रूट 5 एक
अपरमेय संख्या है। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बच्चों ध्यान रखना ये आपके 4 अंक में पूछा जाता है और हर बार आता है। कोई से भी सन का आप पेपर उठा के देख लो। तो अगर अब की बार आपको छोड़ के नहीं आना है तो इस क्वेश्चन को छोड़ के मत आना या फिर ढंग से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर इस √5 की जगह एग्जाम्पल में क्या दे रखा है पता है, √2 या √3। तो बेटा अगर √3 आ जाए या √2 आ जाए तो कुछ ना फर्क पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम आपको यही क्वेश्चन छाप देना। बस जहां 5 आया है वहां अगर √2 आता है तो 2 2 2 2 लिख दो। यहां बस वर्क करने पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग बस, बाकी का 2 ही 2 लिख दो, सब काम सेम टू सेम। अगर √3 आता है तो भैया 3 3 3 3 लिख दो सब जगह, बस यहाँ पर वर्ग करने पर 3 का वर्ग 9 आता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन तार के रखिए हो, आपका एकदम सही जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से आपने तीनों क्वेश्चन सीख लिए हैं। तो छोड़ के नहीं आना, चाहे √2 आए, चाहे √3 आए, चाहे √5 आए, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार करके आना है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो कि बच्चों आगे के क्वेश्चन जो हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, उसे बहुत जल्दी समय में हो जाते हैं। वो भी क्वेश्चन शायद अब की बार पिछले पेपर में यानी 2023 के बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया था। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था पिछली बार, ऐसा हो गया था ऐसा। फिर कौन सा पूछा गया था, अरे ये दूसरा पूछा गया था जो कि सिंपल है, जो कि 2 लाइनों में है। तो कैसे है मैं भी आपको बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + √2 यानी 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। कौन सी है? 3 + 2 √5 ये एक अपरमेय संख्या है, ये प्रूफ करना है। अरे सिंपल है बेटा, इसकी तरह नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना 3 + 2 √5, यहां तक तो सेम ही है, एक लाइन, बस एक लाइन कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। क्योंकि भैया ये तो मानना पड़ता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, माना इतना एक परमेय संख्या है। उसके बाद क्या करना है पता है, इसको हमने जो माना है तो उसको हम P/Q कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परमेय संख्या को तो P/Q ही कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे पक्षांतर किया तो -3 हुआ। अब उसके बाद बेटा ध्यान रखना 2 है गुणा में है, तो किस में जाएगा, ये जाएगा भाग में, ये जाएगा भाग में 2। तो यहां पर देखो ये एक परमेय संख्या है पूरी की पूरी। कैसे पता है, क्योंकि ये P/Q एक परमेय है, 3 भी एक परमेय होती है, क्योंकि 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगा लेते हैं ना, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे। ध्यान रखना परमेय संख्या का परमेय संख्या को जोड़ो या परमेय संख्या को घटाओ या परमेय संख्या में गुणा करो या परमेय संख्या का भाग करो, परमेय की परमेय में जो भी कुछ भी करो घर में, वो परमेय ही की परमेय बनी जाती है, बाहर नहीं जाती है उसकी कहानी। तो ये एक परमेय है, ये एक अपरमेय है, आपने ये जाना है ये भी क्वेश्चन में। तो ये बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो लिख देंगे अतः √5 एक अपरमेय, इस प्रकार लिखना है यहां पर आपको, अपरमेय और P/Q -3 और बट्टे 2 एक परमेय संख्या है, इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। जब प्रकट होता है तो लिख देंगे कि 3 प्लस, इसीलिए यानी अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो भैया ये हमने कर दिया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि इसमें अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो इसमें से तो 100% आता है, ये ध्यान रखना बेटा। अब आते हैं लास्ट प्रश्न नंबर 3 पर, जिससे कि आपका पहला चैप्टर हो जाएगा एकदम खत्म। और मैं आपको गारंटीड के साथ कह सकता हूं, एक भी क्वेश्चन अगर पहले चैप्टर से आएगा
इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बेटा आप मेरे चैनल पर कमेंट करके कुछ मतलब लिख सकते हो या पूछ सकते हो मुझसे, और आप अगर डायरेक्ट मेरे से संपर्क करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको नंबर लिखवा दूंगा, ठीक है, जिससे आप व्हाट्सएप से जुड़ जाओगे। तो ये है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/√2 है, फिर उसके बाद है 7√5। देखो यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन में कि 1/√2 है, उसके बाद है एक हमारी 7√5, और ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और ये दूसरा क्वेश्चन है, और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहाँ है हमारा कि 6+√2। तो बेटा 6+√2 वाला तो आपको स्वयं ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेम टू सेम इसकी तरह है, बस इसमें 2 नहीं है, उसमें मतलब इसमें ऐसे कुछ गुणा में आ गया है, उसमें बिल्कुल भी नहीं है। जो नहीं है तो और बढ़िया है, जो भाग में नहीं जाएगा, ये बट्टे की कहानी खत्म हो जाएगी बस। तो इतना ही रह जाएगा, और इतना कितना रहने पर हम कह देंगे ये एक परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये तो और अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को करते हैं पहले। तो एक मान लेंगे पहले क्वेश्चन को, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखना बेटा बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, कि परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हमने इसको मान लिया तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और कैंची की कर देंगे मल्टीप्लाई। नहीं, कैंची की मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर क्या करना है, अरे इसका कर दो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर क्यों पता है? क्योंकि √2 को हम ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अपरिमेय, सुन ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या को कभी भी हर में नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते पता है ना आपको? क्योंकि हर में नहीं होती है, उसको परिमेय कर करके हम खत्म भी कर सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं अंश में। तो हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। व्युत्क्रम का मतलब अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, और ऐसे ही ए हो जाएगा PQ, और P आ जाएगा नीचे। तो देखना यहाँ पर √2, अब इसके नीचे मान लो हम 1 ना लगाएं तो अभी भी तो 1 लग रहा है, ये बराबर नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा 5/3 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल दी। अगर 3/5 कर दिया ऐसे पलट के, तो क्या ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी? तब भी एक परिमेय संख्या हो गई है। लेकिन √2 हो जाएगी एक अपरिमेय संख्या, तो और ये है परिमेय संख्या, तो हम कह देंगे अतः विरोधाभास प्रकट होता है। तो यहाँ लिख दो कि √2 एक अपरिमेय तथा Q/P एक परिमेय है। तो इसीलिए लिख देंगे, इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। विरोधाभास प्रकट होता है, इसीलिए यहाँ लिख देंगे। फिर एंड में लाइन, अतः, ये तो आपको लिखना ही होता है, अतः √, यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो काफी सिंपल और छोटा क्वेश्चन था, अपरिमेय है, हिंस प्रूव्ड। तो बच्चों अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। तो 2 क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, जिससे कि ये जल्दी हो जाएगा हमारा। देखो अब ये एंड वाली जो कहानी है वो तो आप लिखना सीख ही चुके हो। एंड वाली लाइन में आपको लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप खुद भी लिख सकते हो सेम टू सेम, जैसे मैंने इसकी लिख के दिखाई है वैसे ही सभी क्वेश्चन की लिख रही है। देखो ध्यान रखना, अभी भी जो मिटोड़ दिया था उसकी भी ऐसी थी। तो ये है 7√5 दूसरा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसको P/Q यानी मान लेंगे। देखो सेम कहानी लिख रही है इसके प्रकार। हम क्या करेंगे, 7 को लेके जाएंगे, क्योंकि गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। और मैंने बता दिया 7 भी एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग लगाओ या गुणा करो या जोड़ो या घटाओ तो परिमेय संख्या ही रहती है, और ये एक अपरिमेय संख्या तो बराबर नहीं हो सकती है। तो लिख देंगे अतः विरोधाभास प्रकट होता है, अतः ये विरोधाभास प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि ये परिमेय ये अपरिमेय है, तो इसलिए एक अपरिमेय संख्या होती है। सिंपल क्वेश्चन। अच्छा अब बात करते हैं थर्ड पर, लास्ट पर, चलो उससे भी खत्म कर देते हैं। तो ये है 6+√2। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और 6 को कर देंगे बेटा पक्षांतर, तो पक्षांतर कर देंगे तो ये कुछ प्रकार, यानी कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हम जानते हैं ये परिमेय होती है, 6 भी एक परिमेय होती है,
तो ये एक अपर में है तो विरोधाभास प्रकट होता है, बराबर नहीं हो सकता, तो विरोधाभास प्रकट होता है तो कह देंगे कि अतः ये एक अपर में संख्या है। देखो है सिंपल क्वेश्चन बेटा। तो वीडियो कैसी लगी बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 1 की वीडियो लेकर आए हैं। इसी प्रकार हम कल को यानी चैप्टर नंबर 2 की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपको एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 3 ऐसे ही चलते चलते हम पूरी किताब को 12 दिन के अंदर ही खत्म कर देंगे। और मैं गारंटेड के साथ बता रहा हूं क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, प्रत्येक क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे मैंने आपको प्रत्येक क्वेश्चन आज कराया है वैसे ही कल को मैं या कल की वीडियो में या अगले आगे आने वाले चैप्टरों की वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारी वीडियो जो है लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम में आए और वो नहीं दिखे या नहीं पढ़ाया गया हो। तो ये ध्यान रखना बेटा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तो धन्यवाद बच्चों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.